नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यह है यूपी की राजधानी लखनऊ पर, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। पुलिस के सामने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की जहां चुनौती है, वहीं इस मामले में सबसे बड़ी बात है जब यूपी की राजधानी लखनऊ में एक महिला की उसके घर के अंदर हत्या की जाती है। हत्या का जो मकसद घर वालों के मुताबिक था कि वो लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई, लेकिन हत्या के बाद से इस घर का एक सदस्य यानी जो घर का मंझला बेटा था वो अचानक से गायब हो जाता है। हत्या के तुरंत बाद बेटे के गायब होने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस दौरान कॉल रिकॉर्डिंग और जो बेटे ने फोन किए वो सब अलग अलग कहानी बता रहे हैं। मतलब इसमें अपहरण की बात सामने आ रही है, इसमें लूट की भी बात सामने आ रही है और इसमें रिश्तों को कलंकित करने वाली भी बातें सामने आ रही है। यानी आशंका यह जताई जा रही कि बेटे ने ही मां की हत्या की और लूट की कहानी रची, लेकिन मेरे बेटे ने अपने मामा को फोन करके क्यों ये बताया कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं और उसको मार डालेंगे, बचा लो। मां की हत्या के बाद से लगातार बेटा गायब है, कहां गया है कहां नहीं किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस की टीमें 4 टीमें लगातार जो है मंझले बेटे की तलाश में जुटी हैं कि सबसे घर का होनहार बेटा आखिर वो क्यों गायब हो गया मां की हत्या के तुरंत बाद, और कहां है, क्यों वो गया, और अगर उसने हत्या की तो उसने अपनी मां की हत्या क्यों की। सबसे घर का होनहार बेटा था और अब उसी पर अपनी ही मां की हत्या की शक की तलवार लटक रही है। क्या है पूरा मामला, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप में इसमें कई तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को इस दरअसल हत्याकांड की वारदात हुई थी, तब से अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं कि क्या चीजें मतलब कभी शक बेटे के ऊपर जाता है, कभी अपहरण की कहानी सामने आती है, कभी कर्ज की कहानी सामने आती है। मतलब कई पहलू हैं इस केस में जो अब तक सामने आ चुके। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के बाबू खेड़ा के यादव टोला में रहने वाली रेणु यादव की घर में लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या जिस तरीके से की गई थी वो भी बड़ी भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि रेणु यादव के सिर को 3-4 बार सिलेंडर से टकराकर, मतलब बहुत जेर उस सिलेंडर या तो उनके सिर पर पटका गया या उनके सिर को सिलेंडर पर मारा गया, जिससे उनकी खोपड़ी तक चटक गई और उनकी हत्या हो गई। इस हत्या के बाद जो घर में जो मंझला बेटा था, जो मां को 2 दिन पहले ही जो मां मायके गई थी, मां को वापस लाया था, हत्या होते ही मंझला बेटा गायब हो जाता है। इस दौरान मंझला बेटा अपने मामा को फोन करता है और कहता है मामा मुझे बचा लो, ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद से मंझला बेटा गायब है। वहीं छोटा बेटा जब घर आता है तो उसे दिखता है कि मां की लाश, मतलब मां अचेत अवस्था में घर में पड़ी है। तुरंत ही भाग दौड़ कर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब घर वालों का कहना है कि घर में से करीब 7 से 8 लाख रुपए के कीमती जेवर जो हैं वो गायब हैं। बड़ा बेटा जो मंझला बेटा था, घर का सबसे होनहार बेटा, सबसे बुद्धिमान माना जाने वाला बेटा, वो भी गायब है। अब परिजन बेहाल है कि एक तरफ तो घर की जो लक्ष्मी थी वो तो चली गई, यानी मृतका रेणु यादव, उनकी मौत हो गई, घर का गहना चला गया, और एक फोन जो बेटे ने आखिरी वक्त में किया अपने मामा को, मामा मुझे बचा लो। अब परिजनों को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बेटे का भी अपहरण हो गया। पुलिस की 4 टीमें इस पूरे मामले में जांच में जुटी है, तो पुलिस को कई तरह के नए पहलू समझ में आ रहे हैं, जिससे यह लग रहा है कि इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं बेटा ही सूत्रधार है और उसी ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस कहना है जिस दिन बेटा पकड़ा गया सारे राज जो है वो साफ हो जाएंगे। बहरहाल इस मामले में अब तक क्या क्या तथ्य सामने निकल कर आए हैं वो हम आपको बता देते हैं। लखनऊ का पीजीआई थाना क्षेत्र, यहाँ का बाबू खेड़ा गांव है और यहाँ पर है एक यादव टोला। इस यादव टोला में रहते हैं 45 साल के रमेश यादव। रमेश यादव की पूरा परिवार, उनकी पत्नी है 40 साल की रेणु यादव थी, और इसके साथ ही उनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा 22 साल का प्रीत, छोटा मंझला बेटा 20 साल का निखिल यादव और फिर सबसे छोटा 16 साल का नितिन। ये 3 बेटे थे। पानी घर में 5 लोग और अच्छा खासा परिवार, अच्छी खासी कमाई, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया, सब चल रहा था। रमेश यादव जो हैं कल्ली, माती, बापूगंज और आसपास के गांव में फेरी लगाकर दूध का काम करते थे और अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं।
रमेश की पत्नी 2 दिन पहले जो है, जो रेणु यादव थी, वो 2 दिन पहले अपने मायके काकोरी के करजन गांव गई थी। रेणु यादव के भाई राजकुमार यादव ने बताया कि शुक्रवार को जो मंझला भांजा है निखिल यादव अपनी मां को घर लेने के लिए आया और मां रेणु यादव को बिठाकर वो घर पहुंचा। 2:30 बजे हमारी बातचीत हो गई कि हाँ घर पहुंच गए। उसके करीब 2 घंटे बाद मामा राजकुमार के बड़े भाई जो थे राजू, उनको भांजे निखिल ने फोन किया और कहा मामा मुझे बचा लो, ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। और इसके बाद जो भांजा निखिल था उसका फोन कट गया, कुछ पता नहीं चला। जब फोन मिलाया जा रहा स्विच ऑफ बता रहा। वहीं जो निखिल का छोटा भाई है नितिन, उसने बताया कि 4 बजे जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि मां जो है रेणु यादव वो बेहोश पड़ी थी। वहां ना भाई था ना ही उसकी बाइक थी। पुलिस को निखिल पर संदेह है। ये है छोटे भाई नितिन ने बताया कि मां 2 दिन पहले नानी के यहां गई थी। शुक्रवार को भाई उनको लेकर 2:30 बजे घर वापस आया। उसके बाद मैं चाचा के घर चला गया। यानी नितिन कह रहा है जब मैं था घर पर तब मां मेरे सामने आ गई थी। इसके बाद मैं अपने पड़ोस में चाचा के घर चला गया। 4 बजे जब मैं वापस आया तो देखा कि मां के सिर से खून निकल रहा है। मां बेहोशी हालत में बड़ा छत मतलब फर्श पर पड़ी हैं और सिलेंडर पे खूब सारा खून लगा हुआ है। इस दौरान जो मंझला भाई था निखिल, वो अक्सर जो घर पर रहता था, ज्यादा कहीं बाहर निकलता नहीं था, वो गायब था, ना ही उसकी बाइक थी। इस दौरान नितिन ने तुरंत ही इस बात की जानकारी जाके दौड़कर चाचा को बताई कि चाचा देखो मां को पता नहीं क्या हो गया, उनके सिर से खून निकल रहा है और बेहोश है। इसके बाद चाचा और अन्य परिजन मिलकर तुरंत ही जो है रेणु यादव को लेकर अस्पताल पहुंचते। यहां पर इलाज शुरू हुआ। इससे पहले डॉक्टर कुछ कर पाते, रेणु यादव की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। इसके बाद जो रमेश यादव हैं उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, क्योंकि सबको लग रहा था घर के अंदर जो है अलमारी थी वो खुली पड़ी थी, जो ताले में जेवर थे वो सब गायब थे। तो पुलिस रमेश यादव ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। उन्हें लगा कि लूट के इरादे से जो है उनके जो पत्नी है रेणु यादव उनकी हत्या की। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है, परिजनों से पूछताछ करती है। परिजन सब कुछ बताते हैं। सब बेटा बताता है कि 2:30 बजे मां आई थी, बड़ा भाई लेने गया था निखिल, और मैं जब चाचा के यहाँ चला गया, जब लौट के 4 बजे आया तो भाई नहीं था, बाइक नहीं थी, घर में सामान बिखरा पड़ा था, मां जमीन पर पड़ी हुई थी, उनके सिर से खून निकल रहा था और सिलेंडर पे खूब सारा खून निकला था। वहीं पुलिस ने जब रमेश यादव से पूछा तो रमेश यादव ने बताया कि दोपहर में पत्नी रेणु अपने घर वापस आ गई थी। कैसे क्या हुआ हमको नहीं पता। हमने वो निखिल फोन करके घटना की जानकारी दी और खुद जान को खतरा बताया। उसके बाद से फोन नहीं मिला। मतलब रमेश यादव ने बताया कि इस बारे में निखिल ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा कुछ घर में हुआ है और लोग हमको भी मार डालेंगे। उसके बाद से निखिल का फोन स्विच ऑफ है, अब पता नहीं निखिल कहाँ है। मतलब एक तरीके से ये कहानी इस तरह से निखिल ने बनाया कि मां की हत्या कर दी और वो मुझे भी मार डालेंगे वो लोग, इसलिए मैं भाग रहा हूं और गायब हो गया। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। तो रमेश यादव ने ये पूरी कहानी जो उन्हें पता थी वो उन्होंने पुलिस को बता दी। वहीं मामा राजकुमार भी जब उनको इस बात की सूचना मिली तब वो भी पहुंच गए। मामा राजकुमार ने बताया कि शाम करीब 5 बजे निखिल का हमारे बड़े भाई राजू के पास फोन गया था। उसने उन्हें बताया था कि कुछ लोग बंदूक और हथियार लेकर मेरा पीछा कर रहे हैं, हम टंकी के पास हैं, हमको बचा लो नहीं तो ये लोग हमको मार डालेंगे। उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि निखिल गया कहां। मतलब ऐसा फोन के हिसाब से यही लग रहा था कि निखिल का कहीं अपहरण तो नहीं हुआ और उन्हीं ने रेणु यादव की हत्या तो नहीं की। पुलिस को शुरुआती जांच में यही मिला। वहीं मृतक के पति ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस को सौंपी है। उसमें सामने आया कि जो उनका बेटा निखिल था उसने कुछ लोगों से लोन लिया हुआ था। लोन न चुका पाने पर कुछ लोग मारने पीटने की धमकी दे रहे थे। तमाम पहलुओं की पुलिस अब मामले की जांच कर रही थी कि आखिर रेणु यादव की हत्या किसने की, घर में सामान गहने जो लूटे गए वो किसने किया, और तीसरा सवाल मंझला बेटा निखिल यादव गया कहां। ये 3 सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है शुक्रवार से, जब से पुलिस का इस पूरे मामले के सामने आया। पुलिस ने सबसे पहले घर वालों से पूछताछ कर ली। घर वालों से पूछताछ के दौरान ही पुलिस को निखिल पे थोड़ा संदेह हुआ। लिहाजा पुलिस ने जो रेणु यादव के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पुलिस को 2 सीसीटीवी फुटेज ऐसे मिले जिसमें निखिल यादव अपनी बाइक से जाता हुआ दिखा। जिस तरह से निखिल ने लूट और अपहरण की कहानी बताई और ऐसा बताया कि मेरा कोई पीछा कर रहा है,
जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है उसमें निखिल कहीं ऐसा मतलब नहीं लग रहा कि वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है, हड़बड़ाहट में बाइक चला रहा है। जो घर से निकलने का ही सीसीटीवी है, जब हत्या होती है रेणु यादव की, उसके बाद करीब आधा घंटे बाद जो है एक सीसीटीवी उनके घर के बाहर लगा होता है। उस सीसीटीवी में ये निखिल जो है निकलता हुआ दिखता है। उस सीसीटीवी में बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से जो है निखिल जाता हुआ दिख रहा है। उस सीसीटीवी को हम देख रहे होंगे, बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। तो उस सीसीटीवी में बड़े ही आराम से निखिल जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, ना ही कोई हथियारबंद आदमी उसके आसपास दिखता है, ना ही किसी तरह की हड़बड़ाहट जो है उस सीसीटीवी से ऐसा महसूस होता है निखिल को। वहीं एक और सीसीटीवी पुलिस को मिला जो चारबाग के आसपास का था। उस सीसीटीवी में भी निखिल बड़े ही आराम से रोड क्रॉस कर रहा है, ना ही उसमें कोई वो दिख रहा है डर, ना ही घबराहट, ना ही वो लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इन सीसीटीवी को देखने के बाद अब पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं निखिल कोई कहानी बना रहा है और इस हत्या कांड का जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि निखिल ही है। पुलिस अब और सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली, इसके अलावा कॉल डिटेल जो भी है उनको निकाल रहा है कि आखिर निखिल ने किसको किसको फोन किया। कॉल डिटेल से सबसे पहला फोन पता चला कि निखिल ने अपने मामा और दोस्त को फोन कर कहा कि मुझे बचा लो। मामा को तो फोन किया, इसके साथ ही उसने अपने दोस्त को भी फोन किया था, उसका नाम था अरुण। उसको 4:30 बजे कॉल करके बोला कि मेरा अपहरण हो गया है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बता लो। और इसके बाद से उसका फोन बंद हो गया। पुलिस को निखिल की बातों में कई झोल मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में निखिल घर से बिल्कुल शांत तरीके से बाइक चलाकर निकलता हुआ दिखा। चेहरे पर न डर है न घबराहट। पहली बार निखिल के घर के पास लगे कैमरे में निखिल बैग टांगे हुए एक बाइक से जाता हुआ दिख रहा है और बड़े ही आराम से वो घर से जाता है। दूसरी बार उसे तेलीबाग चौराहे पर बाइक चलाते हुए आराम से सड़क पार करते हुए देखा गया। इस दौरान भी ये नहीं दिख रहा है कि वो किसी तरह से डरा हुआ दिख रहा है या कोई उसका पीछा करता हुआ दिखे। ये भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया। ये आप सीसीटीवी देखिए, बड़े ही आराम से बैग टांगे हुए आराम से निखिल गाड़ी से जा रहा है और कोई भी उसके आगे पीछे नहीं दिख रहा है। जबकि उसने घर से निकलते वक्त फोन करके मामा को कहा था कि ये लोग हथियार लेकर आए हैं हमारे घर पर और हमें मार डालेंगे, बचा लो, मैं भाग रहा हूं, ये उसने कहा। जबकि सीसीटीवी में लग रहा है कि बड़े ही आराम से जा रहा है, कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। वहीं जब पुलिस ने परिजनों से थोड़ा और गहनता से पूछताछ की तब परिजनों ने कुछ और चीजें बताई जो बेहद ही अहम है। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि निखिल कुछ समय से ऑनलाइन लोन चुकाने का भारी दबाव था, लेकिन कई ऐप्स के माध्यम से उसने लोन लिया हुआ था और आए दिन जो लोन वाले हैं उसे फोन कर रहे थे। पिता रमेश यादव ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह किसी अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कहा कि आपके बेटे ने लोन लिया है, नहीं चुकाया तो अंजाम बुरा होगा। हत्या के बाद घर से करीब 7 लाख रुपए के जेवर और नकदी गायब मिले। अलमारी और बक्से टूटे हुए थे, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति घर में दाखिल नहीं हुआ। जो कि सीसीटीवी आसपास लगे हैं तो उन सीसीटीवी से फुटेज से ये तो पुलिस को पता चल गया कि घर में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो आखिर फिर लूट करेगा कौन? निखिल ही था, उसकी माँ थी, वही आई वही गई। उसके बाद निखिल की जब रेणु यादव की हत्या हुई उसके बाद से निखिल ही बाइक लेकर और बैग लेकर जाता हुआ दिखा और उसके बाद से उसके तरह तरह के बस फोन कॉल की कहानी आ रही। कभी वो मामा को फोन करता है, कभी मामा के बड़े भाई को फोन करता है और बस यही कहता है कि लोग मेरा अपहरण कर लेंगे, अपहरण कर लिया, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो पुलिस को ऐसा लग रहा है कि निखिल इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। वो एक कहानी रच रहा है कि कुछ लोग उसका पीछे पड़े हैं और वो भाग गया अपने आप को बचाने के लिए और उन्हीं लोगों ने मां की हत्या कर दी और उन्हीं लोग जो है गहने वहने भी लूट के ले गए हैं। मां की मौत की बात जहां एक तरफ पूरा परिवार सदमे में, वहीं निखिल की भूमिका ने सबको हैरान कर दिया। अब दोनों भाई भी हैरान है कि हम दोनों भाइयों में सबसे कहा जाता है, मोहल्ले के लोग कहते हैं निखिल बहुत होशियार था, पढ़ने में दिमाग था, कभी कोई ये नहीं कि बाहर उल जलूल खेलता कूदता दिख जाए, घर में ही रहता था, शांत स्वभाव का व्यक्ति था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। लेकिन अब अचानक समझ में नहीं आया, सबको लग रहा है कि आखिर उसने ये सब किया। रेणु इस हत्या मामले में कुछ और खुलासा हुआ। खुलासा में पुलिस को यह पता चला कि जब ये सीडीआर वगैरह निकालती तो पुलिस को पता चला कि जो निखिल है वो ऑनलाइन गेम का शौकीन था। गेम के दौरान वो लाखों रुपए
ये माना जा रहा है कि निखिल ऑनलाइन गेम में हारा था। इसके लिए उसने जो लोन ऐप है उनके माध्यम से ऐप लिया, मतलब लोन लिया हुआ था, और इसकी वजह से उसके ऊपर भारी कर्ज था। हो सकता है, पुलिस को आशंका है कि इसी कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने ये कहानी रची। उसने माँ से शायद मांगा होगा, माँ ने जब मना किया तो फिर सिलेंडर से वार कर उसने माँ को मौत के घाट उतारा। फिर अब ये पूरी कहानी रच रहा है ताकि वो निर्दोष लगे और ये लगे कि वो अपने आप को बचाने के लिए घर से भागा है, ना कि उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये अब कहानी ऐसा लग रहा है कि मतलब कहानी जब गढ़ रहा है। पुलिस ने बहरहाल जो निखिल यादव है उसके दोस्त, जिसको वो अक्सर फोन कर रहा था इस पूरे वारदात के बाद, अरुण, उसको हिरासत में लिया है। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेनू की जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रेनू के सिर पर किसी भारी वस्तु से 3 से 4 बार वार किया गया। प्रहार जो वार किए गए वो इतने तेज थे कि सिर की हड्डी टूट गई, जिससे खून ज्यादा बहा और रेनू की मौत हो गई। वहीं इलाके के लोगों को माने, जो आस पड़ोस के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, उनका मानना है कि निखिल काफी शांत स्वभाव का था, अपने से ही मतलब रखने वाले लड़कों में है, किसी के घर या मोहल्ले में फर्जी घूमता नहीं मिला। लेकिन इतनी बड़ी घटना, क्योंकि इसके बारे में सब हैरान है कि आखिर अच्छा लड़का था, पढ़ता था, और फिर अचानक उसको ये सब क्यों करना पड़ा, ये सबके समझ से परे नहीं आ रहा। लेकिन हम भी बात इस पर करते हैं कि आजकल दरअसल जो ऑनलाइन गेम का चस्का है वो किस तरह से घरों को बर्बाद कर रहा है, और वो किस तरह से बहुत ही बुरा काम कर रहा है घरों के लिए। देखिए पहले पुलिस ने क्या क्या इस मामले में वो सुनाते हैं, फिर हम पूरा आपको बताते हैं विस्तार से। थाना पीजीआई को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि कल्ली पश्चिम में एक बाबूखेड़ा नामक गांव में एक महिला रेनू पत्नी रमेश को कुछ लोगों द्वारा मारा गया है, जिसके बाद उनके परिजनों ने उनको ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए लेकर गए। दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई है। मृतका के पति रमेश की तहरीर पर हत्या की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें लगा दी गई हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है। दरअसल क्या है, ऑनलाइन गेम का मामला ऐसा है कि आजकल जैसे कह रहे हैं कि वो बहुत शांत स्वभाव का था, घर में ज्यादा दंड फंद नहीं करता था, घर में बैठा रहता होगा तो फोन चलाता ही होगा बस। और क्विक मनी यानी आसानी से पैसा कमाने का जो आजकल ऐप चलते ना कि अरे अब बस आप गेम खेलिए, आप जीतेंगे ही जीतेंगे, इसके चक्कर में लोग जो युवा हैं उनको लगता है अरे यार इतना बढ़िया, इतनी आसानी से जीत जाएंगे, अभी बैठे बैठे घर में बैठे बैठे करोड़पति बन जाएंगे, लाओ खेल लेते हैं। अब इस चक्कर में वो उनको लत हो जाता है, उनका 100 रुपये लगता है, फिर सोचते हैं यार 100 रुपये निकाल लें फिर नहीं खेलेंगे, फिर उसके चक्कर में 500 लग जाता है। अब 500 लग जाता है तो उनको लगता है कि यार हम और खेलते हैं, इस बार आ जाएंगे, देखो फला आदमी करोड़पति बन गया, ठिकाना आदमी करोड़पति बन गया, तो जब वो सब बन सकते तो हम भी एक दिन, हमारी भी किस्मत चमकेगी। और इस चक्कर में ये भूल जाते हैं लोग कि जो ये गेम जो है, जो जिसमें आप पैसा लगाते हैं, अगर पैसा आप लगाओ और आप ही जीतोगे तो फिर भला गेम बनाने वाले को फायदा क्या होगा। जहां जीत है वहीं हार भी है। आप एक बार जीतेंगे लेकिन 90 बार 99 बार हारेंगे, तब कहीं जाकर आपको एक बार जीत मिलेगी। यानी इन गेम्स में हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जीतने के मौका कहीं 100 में 1 बार। ठीक, चस्का इतना लग जाता है, कर्जा इतना हो जाता है, तो आप बस उसी भरोसे होते हो कि नहीं इस बार नहीं, अगली बार हमारा लग जाएगा, इस बार नहीं अगले बार लग जाता। वही कई लोग जैसे गेम खेलते हैं, उसमें क्या होता है, बढ़िया बढ़िया कहेंगे स्किन खरीद लेते हैं, ये सब गन की स्किन वो लाना, उसके चक्कर में पैसा लगाने लगते हैं। घर में खाने को दाना नहीं है लेकिन गेम्स खेलने के चक्कर में बर्बाद हुए जा रहे हैं। अरे कोई भी सोचिए, पैसा अगर आसानी से आ जाता तो आज क्यों भारत में इतनी गरीबी होती, क्यों लोग गरीब रहे होते। पैसा कमाना आसान नहीं होता है, चाहे कितना भी कोई कहे कि बारे बस आप इस गेम को खेलिए और घर बैठे कर लाखों रुपए कमाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्मार्ट काम करिए, आप कमाइए। और ट्रेडिंग वगैरह ये सब में नुकसान होता है। अगर आपको फायदा जहां मिलने के चांसेस हैं, वहां ये भी मान के चलिए कि हमें नुकसान भी होगा। फायदा एक बार होगा लेकिन नुकसान जब 4 बार होगा तब आपकी कमर टूट जाएगी। ठीक, तो भाई सबसे जरूरी चीज यही है, हम सभी माता पिताओं से ये चीज कहते हैं कि आपके बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, पहले वो देखिए कि उनके पास जो पैसा वो अगर ला रहे हैं, थोड़ा सा अचानक से ही उनका थोड़ा हाव भाव बदल रहे हैं,
जब किसी के पास पैसा होता है तो वो थोड़ा स्टाइलिश ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई, कहाँ से ये चमक आ गई। पैसा मैं तो दे नहीं रहा हूँ, तुम कमाते नहीं हो, तुम पढ़ने वाले लिखने हो, कहाँ से तुम्हारा ये रुतबा चल रहा है। तो बच्चों के ऊपर नज़र बनाने की बहुत ज़रूरत है। 16 से 22 साल 23 साल की ये उम्र ऐसी होती है जहाँ पर बच्चों को बहुत सारा चीज़ें लगता है, अरे यार ये सब लोग बूढ़े हैं, इनको क्या पता, ये देखो गेम है, ये फला आदमी देखो किसने इसने घर बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमा लिए, ये मनी पोकर में खेला, इसने देखो 50 लाख रुपए जीत गया। तो उनको लगता है कि जो टीवी पे दिख रहा है या मोबाइल ऐप पर बताया जा रहा सब सही है, और जिस तरह से वो अमीर बन गया वो भी अमीर बन जाए। अरे भाई, एक अमीर बनता है और कितने लोगों को पैसा जाता है। अगर आप ये सोचिए, जिस तरह से एक ऐप जो है मैच वाली ऐप जिसमें ड्रीम करके है, उसमें ये दिखाते हैं कि हम इतने करोड़ लोग हैं उनको इनाम जीतेंगे। अगर जिस हिसाब से वो रोज मैच होते हैं कहीं ना कहीं, और रोज उस हिसाब से अगर करोड़ों रुपए कोई ना कोई जीत रहा है, अब तक तो देश में गरीबी खत्म हो जानी चाहिए। अब तक तो देश में कोई गरीबी ही नहीं बचना चाहिए, सभी अब तक करोड़पति हो जाने चाहिए थे। आप समझिए ना, 100 करोड़ 125 करोड़ के ऊपर हमारी आबादी हो रही है, उसमें से 10 लोग को जिताते हैं, तो कितने लोग जो है उनको देखकर जो है पैसा लगाते हैं कि अगर वो जीत सकता है तो हम भी जीते, और इस चक्कर में आप बर्बाद होते हैं। और इस केस में भी यही लग रहा है कि उसे ऑनलाइन गेम का शौक था। इस गेमिंग के जरिए में वो ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में वो कर्ज लेकर पैसा लगाता होगा, और इस चक्कर में वो फंसा, और अब वो जब कर्ज में डूब गया, लोगों ने उसे जिनसे पैसा लिया वो पैसा वसूलेंगे ही। जब पैसा वसूलने की धमकी मिली तो इसको लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, कहाँ से पैसा लाए 6-7 लाख रुपए। तो उसने ये पूरी योजना बनाई कि माँ की हत्या कर लेते हैं, गहने और रुपए लेके चल देंगे और उसको बेच देंगे तो कर्ज चुकता हो जाएगा, और ये कहानी बता देंगे कि लोगों ने हमारा अपहरण कर लिया, तो हम जब वापस आएंगे तो कोई हमारा कुछ कहेगा नहीं। इसकी बाइक जो है वो 4 बाग रेलवे पार्किंग के है, वहां से पुलिस को बरामद हो गई है। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी है कि क्या है। देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसी ने किया, लेकिन जो चीजें सामने निकल के आ रही वो यही रुख कर रही है कि निखिल यादव ने ही अपनी मां की हत्या की है। अब पुलिस कहना है कि जब ये पकड़ा जाएगा तब ये मामला साफ हो पाएगा कि असल वजह क्या है, उसने अगर इसने की है तो क्यों की है, अगर किसी और ने किया है तो क्या इसके सामने हुआ है, ये सब बताएगा, और ये क्यों बाइक से गया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब जब भी इस केस का खुलासा होगा हम आप तक पूरी खबर लेकर आएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। राम भजन मौर्य जी कह रहे इस कलयुग में क्या हो रहा है, हमारे घर में फ्री फायर का लत लगा है लड़के को। राम भजन जी मौर्य बना कीजिए, एक खेलने दीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं खेलें, लेकिन एक लिमिटेड समय के लिए। ऊपर से ये देखिए कि आपका बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें पैसा लगा रहा हो। पैसा मतलब कुछ सामान उसमें होता है कि प्लेयर की स्किन मिलती है, यानी ड्रेस नहीं मिलती है, गन की ड्रेस मिलती है, उनको खरीदने के लिए कहीं पैसा तो नहीं लगा रहा है। अगर वो लगा रहा हो तो तुरंत गेम को डिलीट कीजिए और चाहे जितना रोड पटके उसको ढंग से पीटिए। इसी तरह से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।